क्या कभी आपने सोचा है कि किस्मत के खेल इतने निराले भी हो सकते हैं, जहां गरीबी की तारीख रातों में एक किरण उम्मीद की झिलमिलाती है और फिर वही उम्मीद एक ऐसे तूफान में बदल जाती है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। एक ऐसी कहानी जहां बाप की हवस और जुआ बेटी की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और फिर वही बेटी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां उसे अपनी तकदीर खुद लिखनी पड़ती है। आज हम आपको सुनाएंगे ताहिरा की कहानी, जो राजपुर की गलियों से निकलकर एक ऐसे इम्तिहान से गुजरी जिसने उसकी जिंदगी की हर खुशी को चैलेंज कर दिया। क्या वह इस तूफान से निकल पाएगी? क्या उसे मिलेगी अपनी खोई हुई इज्जत और खुशी? आइए जानते हैं। राजपुर की तंग और बोसियां गलियों में, जहां गरीबी ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, हमारा एक छोटा सा किराए का घर था। एक कमरे का यह घर, जिसमें एक छोटा सा अटैच बाथरूम था, बदबूदार दीवारों और अधेड़ी छत के साथ हमारे वजूद का गवाह था। मोहल्ले के सारे घर ऐसे ही थे, गरीबी के मारे, जहां धूल और मायूसी की परतें जमी रहती थीं। हमारे घर में माँ की दो पुरानी चारपाइयाँ और एक फटी हुई छटाई के सिवा कुछ न था। यह हमारी कुल कायनात थी। हम तीन बहन भाई थे, मैं, ताहिरा और मेरे दो छोटे भाई, रूबी और सोनू। मेरी माँ रूपम पढ़ी लिखी न होने के बावजूद हमारे लिए दिन रात मेहनत करती। वह लोगों के घरों में काम करके जो कुछ कमाती, उससे हम सबका पेट भरता। वही थी जिसे हमारी फिक्र थी, जो हमें इस दलदल से निकालना चाहती थी। मेरा बाप रमेश अय्याश तबीयत का मालिक था। उसे घर, बीवी बच्चों या किसी भी जिम्मेदारी की कोई परवाह न थी। अक्सर पड़ोसियों के यहाँ से खत्म या नियाज में जो कुछ मिल जाता, हम सेर होकर खा लेते। औरतें अपने पुराने कपड़े भी हमें पहनने को दे देतीं और हम सब्र और शुक्र से उन इस्तेमालशुदा चीजों को पहन लेते, क्योंकि हमारी खुददारी पेट की भूख के आगे बेबस थी। बाप की कहानी भी अजीब थी। मेरे दादा प्रताप और दादी मंजू ने उन्हें हथेली का छाला बनाकर रखा था। 10 साल बाद औलाद हुई थी, तो उन्होंने रमेश की हर जिद पूरी की। दादा ने उसे एक महंगे स्कूल में दाखिला करवाया, मगर रमेश पढ़ न सका। स्कूल से भाग जाना और शिकायतें आना रोज का मामूल था। दादी हर बुरे काम पर पर्दा डाल देती थी। मैट्रिक भी पास न कर सका और आखिर तंग आकर स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया। उसके बाद तो रमेश का मशगला सिगरेट, जुआ, लड़कियों को छेड़ना और बेसुरी आवाज में गाने सुनना बन गया। मोहल्ले वाले तो दादा के जाति मुकाम की वजह से कुछ न कहते, वरना उसे कब का बाहर निकाल फेंकते। दादा ने समझाने की कोशिश की, मगर रमेश की बदतमीजी और दादी की पर्दादारी ने उन्हें खामोश करवा दिया। एक दो बार पुलिस भी आई, तो दादा ने अपनी पहचान इस्तेमाल करके उसे छुड़ाया। दादा सरकारी मुलाजिम थे, तो पैसे की कमी न थी। दादी छिप छिप कर रमेश की जेब भरती रहती थीं। फिर माँ से रमेश की शादी भी धोखे से करवाई गई। रमेश को माँ के गैर मामूली हुस्न से इश्क हो गया था। खानदान में रमेश जैसे आवारा लड़के को कोई लड़की देने पर तैयार न था, तो दादी ने नानी से झूठी तारीफें करके रूपम का रिश्ता पक्का करवाया। उन्होंने बताया कि रमेश इकलौता बेटा है, पढ़ाई कर रहा है और जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नानी, जो सादगी की इंतहा थीं, बगैर किसी जांच पड़ताल के रूपम का निकाह करवा दिया। शुरू में रमेश कुछ दिन ठीक रहा, मगर फिर उसकी असलियत सामने आने लगी। माँ से दिल भर गया तो उसकी अय्याशी की महफिलें फिर उरूज पर पहुंच गईं। मेरी पैदाइश पर सिर्फ दादा और माँ खुश थे, किसी और को नाम रखने की जहमत भी न हुई। दादा ने मेरा नाम ताहिरा रखा। बेटी की पैदाइश पर रमेश ने माँ पर हाथ भी उठाया। शुक्र है दादा ने मामला संभाल लिया, मगर कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो दादा भी जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ की शादी के 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। रमेश को तो जैसे पूरी छूट मिल गई। वह दोस्तों को घर लाता, तो माँ कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। आहिस्ता आहिस्ता उसने जुए में घर का सारा सामान बेच डाला और आखिर में घर भी जुए में हार गया। उसके बाद दादी और रमेश ने माँ की जिंदगी जहन्नम बनाने में कोई कसर न छोड़ी। भूख की वजह से माँ का सुर्ख गुलाबी चेहरा मुरझा गया था। गुजारा सिर्फ दादा की पेंशन से होता था। माँ फिर से उम्मीद से हुई। इस बार बेटे की पैदाइश हुई, रूबी। दादी बहुत खुश थीं, मगर रमेश को कोई परवाह न थी। वह अपने दोस्तों में मग्न रहता। फिर 2 साल बाद तीसरी औलाद हुई, सोनू। दादी का रवैया दोनों पोतों के बाद ठीक हो गया था, मगर रमेश की बदमाश दिन दिन बढ़ती जा रही थी। जुआ हारने के बाद वह दादी से जबरदस्ती पैसे निकलवा लेता था। दादी भी अब पछताती थी, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। माँ लोगों के घरों में काम करने लगी। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वह काम करती थी। तब भी रमेश ताने और फिक्रे कसने से बाज न आता। नानी खुद बहुत गरीब थीं, भला माँ क्या उनके दर पर जाकर बैठती? वह अक्सर बीमार रहती थीं। मोहल्ले की कुछ औरतों से माँ के अच्छे ताल्लुकात थे। वह माँ को काम दिलवाती और बुरे हालात में थोड़ी बहुत मदद भी कर देती।
मैं स्कूल आते जाते बड़ी चादर ओढ़ती थी। मेरी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, घनी पलकें, गुलाबी होंठ और दूध सी सफेद रंगत थी। यह सारे नक्श माँ से ही चुराए थे। मगर मेरे लिए यह खूबसूरती वबाले जान बन गई। स्कूल आते जाते गली के बदमाश लड़के मुझे बाप की बेटी कहकर छेड़ते थे। बाप जैसा मुहाफिज साथ न हो तो हर कुत्ते बिल्ले को आंखें फाड़ कर देखने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। काले मैले बालों को तेल से चिपड़े, पान से उबलते लाल काले दांतों वाले भूखे भेड़िए हर वक्त आवाजें कसने के लिए खड़े रहते। वह घात लगाए शिकारियों की तरह मेरी तरफ नजरें जमाए रहते, जैसे कसाई की दुकान के बाहर कुत्ते गोश्त पर नजरें जमाए बैठे होते हैं। एक रोज काली चादर को ठीक करती मैं घर पहुंची। पीछे के बेहंगम कहकहे मेरे कानों में पड़े। मैंने फैसला कर लिया था कि अब स्कूल नहीं जाऊंगी। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। माँ को बताया तो वह भी आंसू पीकर सर हिला गई। मैं अब घर पर कामकाज करने लगी थी। भूख से पेट की आंतें सिकुड़ गई थीं। एक रात माँ को फोन आया कि नानी का इंतकाल हो गया है। माँ को जाने की इजाजत मिल गई, मगर मैं घर पर ही रही। हमारे पड़ोस में एक घर था जिसमें एक बड़ी उम्र का आदमी रहता था, जिसका नाम प्रकाश था। उसके घर से सारी रात बेसुरी आवाजें आती रहतीं। 2 बार रमेश की पूछगछ के लिए वह आदमी हमारे घर आया। माँ की गैर मौजूदगी में एक दिन वह घर में घुस आया। उसके चेहरे पर अजीब फटकार बरस रही थी। गली में उसने 2 घर किराए पर दे रखे थे। उसकी बीवी मर चुकी थी, मगर बीवी की पेंशन हर माह उसकी जेब में आती थी। उसकी गंदी नजरों से मुझे खौफ महसूस हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं 2 कदम पीछे हटी। शुक्र था कि भाई लोग मस्जिद से घर आ गए थे। मैंने जल्दी से रमेश को बुलाकर उसे वहां से भिजवा दिया। उस रोज रमेश घर आए तो उनके हाथ में बिरयानी का शॉपर था। वच माथेंगे। पहली बार उन्होंने बगैर लड़े हम सबके साथ खाना खाया था। दादी भी उनके सदके वारे जा रही थी। फिर रोज रमेश रात को कुछ न कुछ खाने को लाते थे। सबको यही लगा कि रमेश सुधर गए हैं। वह यही कहते कि मेहनत मजदूरी से वह खाना लाते हैं। जिसने सारी उम्र काम को हाथ न लगाया हो, वह अब काम करेगा। माँ को यकीन नहीं आया, मगर दादी अपने बेटे की हर बात पर ईमान ले आई थी। उन्हें लगा कि रमेश वाकई सुधर गए हैं। उनका मेरे साथ रवैया भी बेहतर था और माँ पर भी हाथ कम उठाते थे। वक्त गुजर रहा था। रूबी ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। माँ ने मुझे भी प्राइवेट दाखिला दिलवा दिया। मैं सिर्फ पेपर देने जाती थी। मेरा मैट्रिक हो गया था। मैं बहुत खुश थी। एक रात रमेश ने बताया कि गली में जो अकेला आदमी प्रकाश रहता है, वह बीमार है। रमेश रोज उसकी अयादत करने जाते थे। उसकी अय्याश तबीयत की वजह से मुझे उसके बीमार होने पर अफसोस भी न हुआ। कुछ अरसे बाद जब उसकी वफात हुई, तो रमेश ने उसका जनाजा पढ़ाया और उस घर पर कब्जा कर लिया। मोहल्ले के लोगों ने ऐतराज न किया, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई वाली वारिस न था। हमारे माली हालात बहुत खराब थे और अब भाई बड़े हो रहे थे, तो एक कमरे में रहना भी मुमकिन न था। यूं हम इस घर में रहने लगे। हैरत की बात थी, रमेश खुद भी रोज नए कपड़े पहनते और माँ को भी कुछ पैसे देते। मालूम नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। रमेश की तो जैसे कोई लॉटरी निकल आई हो। दादी तो खुश थीं, मगर माँ दूर अंदेश थीं। उन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। इस घर में रहते हुए कुछ दिन गुजरे कि रमेश ने मेरी शादी की बात की। वह चाहते थे कि मैं अपने घर की हो जाऊं। माँ के माली हालात ऐसे भी बेहतर न थे कि वह मुझे अच्छा मुस्तकबिल दे सकती। इसलिए माँ ने भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसके कुछ दिन बाद ही एक बहुत ही अमीर घर से मेरा रिश्ता आ गया। हम सब बहुत खुश हुए। मुझे यकीन न आया कि मेरी किस्मत फिरने लगी है। अब सब अच्छा हो रहा था। उनके घर की कुछ खवातीन आईं। माँ ने पूछगछ करवाना चाही तो रमेश ने कहा कि वह पहले ही पता करवा चुके हैं। शरीफ लोग, मालदार लोग हैं। माँ भी खामोश हो गईं कि बाप अपनी बेटी का बुरा थोड़ा चाहेगा। रमेश ने कहा कि यह घर हमारे लिए किस्मत वाला साबित हुआ है कि तुम्हारा रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हुआ। हमारे दिन फिर गए। फिर मुझे भी रमेश की बात ठीक ही लगी, वरना कहाँ इतने अमीर घर में रिश्ते की उम्मीद थी। वह लोग दहेज लेने की बजाय रोज कोई ना कोई महंगी चीज भेज देते थे। दादी ने तो फ्रूट्स की टोकरी पर कब्जा जमा रखा था। खुशी से वह फूले नहीं समा रही थीं। मेरी शादी का जोड़ा भी ससुराल से ही आया था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, माँ बेचैन रहने लगी। उन्हें बहुत से अंदेशों ने घेर रखा था। कुछ दिन बाद ही मैं ब्याह कर अपने घर चली गई। शादी की रात, जब मैं दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा शौहर तो वही मालिक मकान प्रकाश ही था। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गईं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने उसे भूत समझकर ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया, तो उसने जोर से कहा लगाया, जैसे मेरा मजाका उड़ा रहा हो। इस घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। वह मेरे करीब आने लगा तो मैंने छुरी उठा ली। मुझे उससे खौफ आ रहा था।
मैं लड़की थी, कैसे ना समझती कि उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत नहीं थी। वह 2 कदम दूर रुका, कहने लगा, कीमत लगाई थी। इतनी पारसा थी तो बाप से कहती कि मत भेजता मुझे। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मुझे तो इल्म तक न था कि मेरे रमेश ने चंद पैसों की खातिर मुझे बेच दिया था। मेरा बाप जुए में हार गया था। कुछ बदमाश लोग रमेश को मारने आए, तो रमेश ने डर कर प्रकाश से मदद मांगी। मेरे इस बूढ़े शौहर ने उसे बचाया और कीमत अदा कर दी थी। उसके बाद मेरे बाप के साथ मिलकर मेरे शौहर ने प्लान बनाया और मरने का ड्रामा किया। मुझे पहली बार देखते ही बूढ़ा आदमी प्रकाश अपना दिल हार बैठा था। हर माह खासी तगड़ी रकम रमेश को देता था। हर महीने का राशन वही हमारे घर भिजवाता था। जो औरतें हमारे घर रिश्ता लेकर आई थीं, वह भी किराए की थीं। मुझसे टांगों पर खड़ा रहना मुहाल था, मगर मुझे हिम्मत करनी थी, यहाँ से भागना था। उसकी गंदी हब्स भरी नजरें मुझ पर जमी थीं। मैंने उसके बाजू पर छुरी से वार किया और बाहर भागी। वह बाजू पर हाथ रखे दर्द से कराहता मुझे गालियों से नवाज रहा था। ऐसा लगा आवाजें सुनकर कोई और भी बाहर आया था। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरती बाहर जाने लगी। मेरा नया शौहर भी सीढ़ियां उतरता मुझे आवाजें लगाने लगा। वह जवान लड़का अचानक से मेरे सामने आया। वह कभी मेरे शौहर को तो कभी मुझे देखता। वह मामला समझ गया था। मैं उसे धक्का देती घर से बाहर भागी। वह मुझे रोकने न आया था। इस बूढ़े में इतनी सख्त न थी कि मेरे पीछे गलियों में भागता। मैं भागती हुई घर गई। रमेश नशे में चूर सोया हुआ था। रात के इस पहर माँ मुझे देखकर हैरान रह गईं। उनके अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने रोते हुए माँ को सारा मामला सुना दिया। दादी भी मुंह पर हाथ रखे सब सुन रही थी। दादी ने कहा कि अब जैसा है शौहर है, वापस चली जा। तेरी वजह से अब हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है। मैंने हैरत से अपनी सफ़ाक दादी को देखा। माँ मुझे खींचकर बाहर लाईं और घर के पीछे वाले स्टोर में ले गईं और सख्ती से कहा कि जब तक वह न कहें, मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना। दादी को भी डरा धमकाकर मुंह बंद करने को कहा। रात ही वह आदमी घर आ गया था। रमेश को खूब मारा पीटा था और मेरी किरदार कशी की थी कि कैसी लड़की ब्याह दी। माँ होंठ भींचे खामोश बैठी रही। रमेश ने माँ से पूछा कि वह घर आई थी, तो माँ ने ला इल्मी जाहिर की। रमेश बौखलाया हुआ मुझे ढूंढने लगा। शाम तक हर जगह ढूंढ लिया, मगर मैं कहीं न मिली। पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते थे, वरना क्या कहते। शोर से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। मेरे भाई भी मुझे ढूंढ रहे थे ताकि वह मुझे उस आदमी से बचा सकें। वह मेरे बाप की तरह नहीं थे। मोहल्ले की औरतें जासूसी लेने के लिए घर आ रही थीं कि रात शोर कैसा था। क्या वाकई तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है? क्या उस बूढ़े को तुम्हारे शौहर ने दिया है? माँ खामोश रही। रात की तन्हाई में जब सब सो गए, तो माँ एहतियात से स्टोर में आई और मुझे खाने को रोटी दी। साथ कुछ पैसे दिए और एक पता दिया कि उनकी दूर की खाला राजेश्वरी देवी रहती हैं, वहां चली जाऊं। रात को मैं भाग गई। मुझे माँ की खाला के घर रहते 5 माह हो गए थे। वह बहुत नेक खातून थी, नमाज रोजे की पाबंद थी, अच्छे खाते पीते घर से थीं। अल्लाह ने उन्हें हर चीज से नवाजा था, सिवाय औलाद के। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थीं, अपनी औलाद की तरह से प्यार करती थीं। मोहल्ले के बच्चे उनके पास सिपारा पढ़ने आते थे। उनके घर में बड़ा दीनी माहौल था। मुझे भी उनके काम करना पसंद था। एक रोज माँ का फोन आया कि सुबह सुबह दादी और रमेश की लड़ाई हुई। रमेश ने दादी का सर दीवार पर मारा, जिससे उनकी मौत हो गई है। तरबियत से लापरवाही का नतीजा दादी ने भुगत लिया था। घर में दोबारा फाके होने लगे थे, भाई मजदूरी करने लगे थे। रमेश को पुलिस पकड़ कर ले गई। कोई बचाने नहीं गया। रमेश ने चोरी शुरू कर दी थी। इस वजह से बाजार में गए। 1 साल मजीद गुजर गया। हैरत की बात थी, मेरा वह बूढ़ा शौहर प्रकाश कभी दोबारा दरवाजे पर नहीं आया था, वरना हमें लगा था कि वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर मैं अब तक उसके निकाह में थी। भाइयों ने कहा था कि वह अदालत में खुला का नोटिस जारी करते हैं, मगर माँ ने कहा कि अदालत के चक्कर लगाने से मजीद बदनामी होगी। एक रोज प्रकाश ने तलाक के कागजात भी भेज दिए थे। मैं बहुत खुश हुई। सब हालात बेहतर होने लगे थे। माँ से जिद करके मैं वापस अपने घर आ गई। भाई कमाने लगे थे। माँ ने फिर से मेरी शादी का सोचा। इस बार मैंने उन्हें गुस्से से मना कर दिया कि मुझे किसी किस्म की कोई शादी नहीं करनी। लेकिन आखिर कुछ अरसे बाद वह लोग मुझे मना ही चुके थे। इस बार माँ पूरी छानबीन कर रही थी। रिश्ते वाले सीधा आकर यही सवाल पूछते कि बाप जेल में क्यों गया और पहली तलाक की वजह क्या थी। घर का राशन खाकर इनकार कर जाते। एक रोज एक बुजुर्ग खातून आई। मैं तो बेजार हो चुकी थी, मगर इस बुजुर्ग खातून ने ऐसा कोई सवाल न किया और जाते जाते हाँ कर चुकी थी। भाई लोगों ने पूछगछ की तो मालूम हुआ कि उनका बेटा पुलिस में है। अच्छे लोग हैं। बहुत सोच विचार के बाद माँ ने हाँ कर दी। दोबारा शादी की तैयारियां होने लगीं। ब्याह कर मैं अपने घर चली गई। इस बार मैं पहले से ज्यादा खौफजदा थी। कमरे का दरवाजा खुला तो दोबारा हैरत ने मुझे घेर लिया।
मुझे लगा इस बार फिर मेरे साथ अजीब खेल खेला जा रहा है। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर मेरे शौहर ने कहा कि आप मुतमईन रहें, मैं आपके सारे खदशात दूर कर दूंगा। वह मेरे साबिका शौहर प्रकाश का भतीजा था। उसका नाम कबीर था। मेरी शादी की रात को अपनी आंखों से देख चुका था। वह अपने चाचा प्रकाश की अय्याश तबीयत से वाकिफ था, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। लेकिन मेरी मासूमियत को देखते हुए मेरी मदद करने का सोचा। जब मेरा साबिका शौहर प्रकाश मेरे घर आकर वावेला किया, तो उसके चंद रोज बाद ही कबीर ने उस पर बहुत सारे केस करवा दिए और कहा कि जब तक वह मुझे तलाक नहीं देगा, उसे जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मेरा साबिका शौहर कोई शरीफ इंसान न था, इस वजह से वह तलाक दे चुका था। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा, तो असल में यह था, वरना वह शख्स इतनी जल्दी कैसे मान सकता था। मैंने हैरत से उसे देखा कि कोई मर्द ऐसे भी होते हैं। एक मेरा बाप था जिसने मुझे बेच दिया। फिर शौहर ऐसा मिला कि जिंदगी नए मोड़ पर आ गई। अब यह शख्स था जिसने मुझे न सिर्फ गलत लोगों के चंगुल से निकाला, बल्कि मेरे से निकाह भी किया। मेरा शौहर कबीर मेरी बहुत इज्जत करता था। मैं अपने शौहर की बहुत मशकूर थी। वह एक काबिल और ईमानदार अफसर था। मेरे शौहर ने मेरे भाई रूबी की भी काम दिलवाने में काफी मदद की थी। वह हर गरीब की मदद करते थे। मैं खस्ता हाल मकान से निकलकर एक बड़े बंगले की मालकिन बन गई थी। मेरे शौहर ने मुझे FSC में दाखिला करवा दिया। मेरी सास राधा देवी बहुत अच्छी थी। मैं पूरी कोशिश करती थी कि उन दोनों को शिकायत का कोई मौका न मिले। मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। माँ भी मेरी तरफ से मुतमईन थी। मैंने उन्हें सब सच बता दिया। उनके दिल में भी मेरे शौहर की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। एक रोज मेरे शौहर ने बताया कि जेल में सज्जा के दौरान मेरे बाबा रमेश का इंतकाल हो गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। जैसा भी था, मेरा बाप था। बॉडी लवाहिकीन को दे दी गई। भाइयों ने ही रमेश की आखिरी रसूमात करवाईं। वक़्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरी शादी को 3 साल होने को थे। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। उसका नाम आरोही रखा। मेरा शौहर बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। मुझे खुशी थी कि मेरी बेटी की किस्मत मेरे जैसी न थी। मेरे भाइयों की भी माँ ने शादियां कर दी थीं। भाभियां बहुत अच्छी थीं। माँ भी शौहर का सुख तो न ले सकीं, लेकिन बेटे उनका बहुत ख्याल रखते थे। भाई दोनों अच्छा कमा रहे थे। हम सब अपने घरों में थे। उदासी के बादल छौंट चुके थे। आगे खुशियां ही हमारी मुंतजिर थीं।